तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कक्षा 10 का जो चौथा जो पार्ट है द्विघात समीकरण। इसको आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी एक्सरसाइज 4.1 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको इस प्रश्नावली का कोई भी सवाल करने में कोई दिक्कत होगी। ठीक, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। ठीक हो गया। जो पार्ट का जो नाम है, सबसे पहले मैं अगर इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूँ, थोड़ा बेसिक। तो जो पार्ट का जो नाम है वो क्या है बेटे? द्विघात समीकरण। ठीक हो गया। क्या है वो दे रखा मेरे पास, द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण होता क्या है? ठीक, द्विघात समीकरण हम कहते हैं, जैसे हमारे पास था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, मतलब जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होती है? 2 होती है। वो क्या होता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। अब अगर मैं इस बहुपद के बराबर में 0 लिखता हूँ तो ये क्या हो गया? हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, और यही क्या होता है? इसका मानक रूप होता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें जो क्वेश्चन है पहला वाला, वो इसमें यही बोल रहा है कि हमें केवल द्विघात बहुपद वो करना है कि और क्या है, द्विघात बहुपद है कि नहीं है। ठीक, तो बिना इस देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्या प्रश्नावली 4.1। ठीक हो गया। अब प्रश्नावली का जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, मतलब चर की अधिकतम घात अगर 2 होगी तो वही क्या होगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं होगी, लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो जो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखो हमारे पास, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें क्या लग रही है? एक सरल समीकरण लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है। ठीक हो गया, ये है कि एक सर्व समीकरण। सर्व समीकरण से, ठीक, ये क्या है? एक सर्व समीकरण दे रखी है हमारे पास। ठीक, अब x जगह पे एक जगह पे क्या है? x है, और b की जगह पे क्या है? 1 है। तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 2 a की जगह पे x, b की जगह पे 1। तो करो सॉल्व, रखते हैं मान। a स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया प्लस 2a और b। ठीक, बराबर 2 को गुणा अंदर किया, 2 को गुणा x के साथ 2x और माइनस 3 गुना 6। कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 केवल 2x इक्वल टू 2x माइनस का 6। और समीकरण मैंने क्या बोला कि बराबर की इधर क्या रखना है? 0 रखना है। तो यहाँ हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, और इसको इधर लिखा है धन 2x को इधर आके ऋण 2x हुआ, और ऋण 6 को इधर आके धन 6 बराबर 0 हुआ। सॉल्व करो, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 2x माइनस 2x, धन 2x और ऋण 2x कटा, बचा क्या? धन 6 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर 6 और 1 7 बराबर 0। अगर हम देखें तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। मैंने क्या बोला? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें जिसकी चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, यानी कि वह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत हुई पहले क्वेश्चन में? नहीं होगी। इसी प्रकार हम अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको अगर हम नोट डाउन करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आप देख लें अपनी कॉपी पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू ऋण 2 और 3 माइनस एक्स। ठीक हो गया, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कोई सर्व समीकरण लग रही है? नहीं लग रही है, तो सीधे सॉल्व करेंगे। ये हुआ एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2 का गुणा 3 के साथ ऋण का
6, 3 दूनी 6, और ऋण 2 का गुणा x के साथ, तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 2 गुणा के x 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं होगी। ठीक, अब इसी के साथ अब बराबर की तरह हमको 0 रखना है समीकरण में, तो x² हो गया माइनस का 2x हो गया, और ये ऋण का 6 रख के धन का 6, धन का 2x यहाँ के ऋण का 2x। अब इतना तो आपको पता होगा कि अगर हम इनका स्थान चेंज करेंगे तो इधर से इधर जाने पे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया x² और ऋण 2x और ऋण 2x ऋण का 4x प्लस का 6 = 0। इसमें भी अधिकतम घात क्या है, 2 है, अतः यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, केवल हमें यही बताना है। अब इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आसानी के साथ हो गया। अब बात आती है इसके तीसरे पार्ट में। ठीक, तो इसका तीसरा जो पार्ट है, अब अपनी मैथ्स की जो किताब है इसको आप अपने बगल पे खोल के रखें। ठीक, अब जो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, x माइनस का 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस का 1 और x प्लस 3। ठीक हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैं पहले x का गुणा इस पूरे के साथ, फिर ऋण 2 का गुणा इस पूरे के साथ, फिर इस x का गुणा इस पूरे के साथ, ऋण 1 का गुणा इस पूरे के साथ। ठीक, पहले मैंने क्या बोला, x का गुणा होगा हमारा किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, और फिर ऋण 2 का गुणा भी किसके साथ होगा, x प्लस 1 के साथ। फिर बराबर की इधर भी इस x का गुणा पहले इस पूरे के साथ, और इसी प्रकार फिर -1 का गुणा भी इस पूरे के साथ। ठीक हो गया बच्चों। अब इस x का गुणा मैंने अंदर किया तो x इंटू एक्स, x² प्लस का x इंटू 1 x, फिर ऋण 2 का गुणा भी ऋण 2 इंटू एक्स, ऋण 2x, और ऋण 2 अगर बाहर से माइनस अंदर का चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बाहर से माइनस अंदर का प्लस है तो बाहर क्या हो जाएगा, अंदर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 एकम 2 बराबर x गुणा x के साथ x², x गुणा 3 के साथ 3x, -1 गुणा अंदर x और -3। ठीक हो गया। अब बात आती है इन सभी को इधर लाने की, तो हमारा x² प्लस का x, ऋण 2x, ऋण 2, फिर ये धन के इधर आके ऋण का x², ये धन का 3x, ऋण का 3x, ये ऋण का x, धन का x, ये ऋण का 3, धन का 3 बराबर 0। ठीक हो गया। अब सबसे मेन पॉइंट आप यहाँ पे देख लो, ये धन का x² और ऋण का x² कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा हमारा, ये है x और ऋण 2x, कितना हुआ, ऋण का 1x बचा, और ऋण का 1x और ऋण का 3x। पहले हम प्लस प्लस जोड़ देते हैं। ठीक, ये धन का x हो गया, ये धन का x होगा, क्या हो गया, धन का 2x, और फिर ये ऋण 2x, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3x, और फिर धन 3 बराबर 0। अब ये धन का और ऋण का फिर ये कट गया, यहाँ क्या बचा, ऋण 2, ऋण 3x, धन 3 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि ऋण 3x तो ये हो गया, और 3 ऋण 2 कितना हुआ, धन का 1 बराबर 0। तो इसमें कोई चर ऐसा है जिसकी अधिकतम घात 2 है, नहीं है, यानी कि यह क्या नहीं होगा, एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, द्विघात समीकरण नहीं है, यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है, इसमें चर की घात केवल 1 है। ठीक, अब आसानी के साथ तीसरा पार्ट हो गया। अब बात आती है इसके चौथे पार्ट में, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो जो चौथा जो क्वेश्चन है इसका, चौथा जो क्वेश्चन है वो देखो बच्चा हमारे पास किया, x माइनस का 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। पहले मैंने क्या बोला, इस x का गुणा पूरे के साथ, पहले x का गुणा मैंने किया पूरे 2x प्लस 1 के साथ, फिर इन 3 का गुणा पूरे 2x प्लस 1 के साथ, यहाँ x का गुणा अंदर किया x², फिर x गुणा 5 के साथ 5x। ठीक हो गया। अब फिर इस x का गुणा अंदर किया मैंने, तो x इंटू एक्स हो गया 2x² प्लस x गुणा 1 के साथ ये हुआ x, फिर
3 का गुणा 2x के साथ, 3 दूना 6x, बाहर से चिन्ह माइनस है तो अंदर का क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर x² प्लस का 5x। अब इन सारे को हम इधर लाएंगे, बराबर कर 0 कर देंगे, ठीक। तो ये हो इधर का पहले पूरा मैंने ऐसे लिखा, ये धन का x² आके ऋण का x² हो जाएगा, ये धन का 5x ऋण का 5x इक्वल टू 0। अब ऋण 2x² माइनस x², तो कितना बचा, केवल x² बचा, ठीक। और ये क्या हो गया, ऋण और ऋण 5x, ऋण 6x और माइनस 5x, कितना हो गया, 6 और 5 11, और 11 तो माइनस का 11 है, 11x है, और ये धन का 1x है, तो माइनस 11x में से 1x घटाओ तो माइनस का 10x, और ये -3, ठीक, इक्वल टू 0। इसमें सर क्या देखो, घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल हर एक स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब आसानी के साथ इसके 4 पार्ट हो गए। अब बात आती है इसके 5वें पार्ट के बारे में, ठीक। तो अब इसका जो 5वां जो पार्ट है बच्चों हमारे पास, इसका जो 5वां जो पार्ट है वो क्या है, वो देखा हमारे पास 2x माइनस 1, 2x माइनस का 1, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और इंटू एक्स माइनस का 1, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला पहले इस पक्ष का गुणा पूरे के साथ, फिर इसका गुणा पूरे के साथ, फिर इसका गुणा पूरे के साथ, फिर इसका गुणा पूरे के साथ। तो पहले इस 2x गुणा पूरे x माइनस 3 के साथ, फिर -1 का गुणा 20 पूरे x माइनस 3 के साथ इज इक्वल टू x का गुणा 20 पूरे के साथ, और फिर प्लस 5 का गुणा 20 पूरे के साथ ठीक हो गया। 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 2x इंटू 3, तो 3 दूना 6x, -1 का गुणा x के साथ तो -x, -1 का गुणा -3 के साथ तो माइनस माइनस का प्लस, और 3 एकम 3 इक्वल टू x गुणा x के साथ x² माइनस x गुणा 1 के साथ तो x ऐसे प्लस 5 गुणा x के साथ 5x, और 5 गुणा -1 के साथ क्या हो गया, 5 एकम 5, ठीक हो गया। अब यहाँ बचा हमारा 2x² और -6x और -x माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू ये हमारा x² और -x प्लस 5x प्लस का 4x माइनस का 5, ठीक हो गया। अब हम जो राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेके आएंगे पूरे के पूरे को, ठीक हो गया। तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 हो गया, और ये -x² इधर हो गया, ये प्लस का फिर माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये क्या होता है हमारा, ये 2x² में से -x² घटा तो एक x² बचा, माइनस का 7x और माइनस का 4x माइनस का 11x, और 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। इसमें क्योंकि सबसे बड़ी घात जो है चर की वो क्या है, 2 है, अतः यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ हमारा 5वां पार्ट भी हो गया। अब बात आती है इसके 6वें पार्ट के ऊपर, ठीक। तो अब इसका जो 6वां जो पार्ट है बच्चों वो है हमारे पास, पहले क्वेश्चन नोट डाउन आप कर दो, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी सर्वसमीकरण लग रही है, राइट हैंड साइड कौन सर्वसमीकरण लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है बच्चों, a² प्लस b² माइनस का 2ab सर्वसमीकरण से, ठीक हो गया। अब मैं इस सर्वसमीकरण से अगर करता हूँ तो एक ही जगह पे है, पहले इधर का पक्ष लिख देता हूँ मैं पूरा, प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब x ए की जगह पे क्या है x और b की जगह पे 2, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और b, ठीक हो गया। अब ये क्या हुआ, इधर की साइड का पहले मैंने पूरा का पूरा वैसे लिखा,
यहाँ बचा हमारा x का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 x। ठीक हो गया। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 3x प्लस का 1 और ये प्लस का 4, इधर का माइनस का 4, ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x इक्वल टू 0। 3x प्लस 4x 7x और 4 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 1 है, यानी कि 2 नहीं है, तो यह भी क्या है? एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है? यह नहीं है। ठीक हो गया। आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका जो 7वां जो पार्ट है बच्चों, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। श्योर है कि अगर पूछेगा तो इसी को पूछता है। ठीक हो गया। इसका जो 7वां जो पार्ट है वो है क्या? x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पे कौन सा समीकरण लग रही है? यहाँ पे लग रही है a प्लस बी का होल क्यूब। यह क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक हो गया। यह क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब की जो सर्व समीकरण होती है क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक। अब हमको a की जगह पे क्या रखना है? x रखना है, और b की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बस आप मान रखो। ठीक हो गया। अब अगर मैं मान रखूँ तो a की जगह पे क्या रखना है? x, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक। और बराबर उधर क्या है? 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो ठीक हो गया। अब x का क्यूब, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 धन 3x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x माइनस का 2 का वर्ग 4 बराबर 2x को गुणा एक्स स्क्वायर के साथ किया तो ये क्या हुआ? 2x क्यूब और माइनस 2x को गुणा 1 के साथ तो 2x बचा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये x क्यूब हो गया और ये प्लस 8 हो गया और प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर हो गया धन 4 दिया 12x हो गया इक्वल टू 2x क्यूब हो गया माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ से मैं देखूँ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैं अगर लिखूँ तो होगा हमारा x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8। अब इधर से इसको इधर लेके आऊँ माइनस का 2x क्यूब और ये माइनस का प्लस का 2x इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम देखें तो ये है माइनस का 2x क्यूब और यहाँ क्या है? केवल क्या है? एक x क्यूब है। तो x क्यूब में से अगर माइनस 2x क्यूब और माइनस x क्यूब अगर हम करें, ये धन का है ये ऋण का है, तो हमारे पास कितना बचेगा? केवल एक x क्यूब बचेगा। चिन्ह किसका आएगा? बड़े का माइनस। ठीक हो गया। अब प्लस 6x स्क्वायर कोई दूसरा पद है? नहीं है, इसको वैसे का वैसे लिखो। प्लस का 12x और धन 2x 14x और ये प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब हम सबसे आगे वाला का चीज़ माइनस तो रखेंगे नहीं, तो हम माइनस से अगर गुणा करते हैं तो ये धन का जो ऋण का है वो धन का, जो धन का है वो ऋण का, जो धन का है वो ऋण का, जो धन का है वो ऋण का इक्वल टू 0। ठीक। अब अगर हम देखें तो इसमें जो x चर की जो सबसे अधिकतम जो घात है वो क्या है? 3। लेकिन आप अगर देखें तो इसमें जो चर की अधिकतम घात एक क्या है? 2 भी है। चर की घात इसमें 2 है। होने के लिए जो त्रिघात बहुपद है
लेकिन यह पहले अगर ये पद ना होता तो एक द्विघात बहुपद भी है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, 2 भी है, इसलिए क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण है। ठीक हो गया। अब इसका अंतिम जो पार्ट है हमारे पास, इसी के पीछे कर देता हूँ मैं। ठीक हो गया, लास्ट पार्ट है इसका लास्ट पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, 8वां। ठीक, जिसका जो 8वां जो पार्ट है बच्चों, उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। वो है क्या, x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस का 2 का क्यूब। इस बार यहाँ पे कौन सा समीकरण लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, वो होता है हमारा a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² और प्लस 3ab²। ठीक, क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक हो गया। अब लेट्स स्टार्ट। मान रखो इधर का मैंने एग्जिट का वैसे ही रखा, बराबर इधर a³ यानी कि x³ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, b³ यानी कि माइनस का b³ यानी कि 8 माइनस 3ab, ठीक, 3a² x² और b क्या है 2, 3 दूना 6x² प्लस ये हो गया b² तो 4 या 12x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया, मैंने इस बार डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ बचा हमारा x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1, इसको इधर लिया ही है, माइनस का x³ हुआ, ये माइनस का इधर आके प्लस का 8, ये प्लस का 6x² माइनस का 12x इक्वल टू 0 हुआ। ठीक हुआ। अब x³ अगला कोई पद है नहीं है, तो ये हो गया x³। अब माइनस ये 4x² है और ये 6x² है, तो कितना बचा 2x², 6 में से 4 गया 2। अब फिर ये क्या है, ये भी तो था, x³ से x³ कट जाएगा, ये नहीं बचेगा। ठीक हो गया, बचा केवल क्या 2x² और माइनस का 12 और 1 13x और 8 और 1 9 इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें चर के अधिकतम घात क्या है 2 है, तो क्या एक द्विघात समीकरण है, क्या एक द्विघात समीकरण है। तो आसानी के साथ हमारा इसका जो 8वां जो पार्ट है वो भी हो चुका है। अब जो रियल जो क्वेश्चन है जो आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको अब हम देखते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल क्या करना है, इनके द्विघात समीकरण बनाने हैं और हो गया। ठीक हो गया। अब इसका जो पहला जो पार्ट है वो क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक हो गया। हमें क्या करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखें आप, ठीक हो गया, जो प्रश्न संख्या जो 2 है, ठीक, प्रश्न संख्या 2, ठीक, इसका जो पहला जो पार्ट है उसको आप देख लें, अपनी किताब आप खोलें, अपना ये क्वेश्चन खोलें कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक, यह क्या है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक हो गया। इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास, वो क्या दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर का है। ठीक हो गया। अब क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ये माना क्या है
लंबाई है, ठीक, लंबाई है। और यह क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक हो गया बच्चों, इसकी लंबाई होगी और ये क्या होगी, इसकी चौड़ाई। पहले आप ये समझ लें कि आयताकार एक भूखंड है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर हमने मान ली। ठीक, और आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है बच्चों, लंबाई क्या है कि जो चौड़ाई है उसका दोगुना का एक अधिक। ठीक, 2x + 1 मीटर में, ये क्या है, आयताकार भूखंड की लंबाई। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अब प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा के चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, कितना दे रखा उसने, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास दे रखा है। अब जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है, x = 528। अब एक x गुणा 2x के साथ किया तो 2x² और प्लस x गुणा 1 के साथ x = 528। इस 528 को इधर लेके आए, प्लस x माइनस का 528 = 0। तो बस हो तो गया आंसर प्राप्त। केवल हमें द्विघात समीकरण तो बनाना है, इतना सा तो चाहिए, इतना छोटा, केवल बस हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब बात आती है इसके दूसरे पार्ट में। इसका जो दूसरा जो पार्ट दे रखा बच्चों हमारे पास, तो इसका जो दूसरा जो पार्ट है बच्चों हमारे पास, वो क्या है, वो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक हो गया, जिनका गुणनफल क्या है, 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, ज्ञात तो नहीं करना है, हमें केवल द्विघात समीकरण बना के देनी है। ठीक हो गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणनफल 306 है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं मान लेता हूँ कि माना जो पहला धनात्मक पूर्णांक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x समय दे रखा है। ठीक, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अब पहला x है तो दूसरा क्या होगा, अब अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा कैसे होगा, 1 में जब 1 जोड़ेंगे तभी तो दूसरा होगा। ठीक है, यानी कि x, इसका जो अगला पद होगा वो क्या होगा, x + 1। तो जो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है। ठीक हो गया, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो क्रमागत जो पूर्णांक है उनका जो गुणनफल है, ये दो क्रमागत पूर्णांक का कितना है, गुणनफल 306। x गुणा x के साथ x², x गुणा x 1 के साथ x बराबर 306, यानी कि x² प्लस का x और 306 इधर आके ऋण का 306 बराबर 0। तो कोई दिक्कत हुई, आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। इतने से तो क्वेश्चन है। ठीक, इतना सा, कोई दिक्कत है नहीं होगी, आसानी के साथ ये भी हो गया। अब बात आती है इसके तीसरे पार्ट में। ठीक, अब इस बुक्स मैं आपको बस समझा दूँ। इसका जो तीसरा जो पार्ट है वो क्या कह रहा है बच्चों हमसे, वो कह रहा है कि रोहन की माँ, एक लड़के का नाम रोहन है, उसकी जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमको समीकरण बना के देना है केवल। ठीक,
अब इसका तीसरा पार्ट है बच्चों ये, ठीक है। सबसे पहले मानना है, माना सबसे पहले रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक। तो रोहन की माँ की आयु क्या होगी, ठीक। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बच्चों, रोहन की तो वर्तमान आयु क्या है, x है, और उसकी माँ की क्या हो जाएगी, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो ठीक उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु की 26 वर्ष बड़ी, यानी कि x + 26, ठीक। और 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अभी रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x है, और 3 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि धन 3 करेंगे, उतने साल हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद माँ की आयु, 3 वर्ष बाद माँ की आयु, ठीक हो गया। 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी, अभी कितनी है माँ की आयु, x + 26, और 3 वर्ष बाद +3 और भी हो जाएगा, इतने वर्ष। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x + 29 वर्ष, ठीक हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या होता है, प्रश्न कह रहा है कि जो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक हो गया। अब उनकी आयु का जो गुणनफल है, उनका आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक। उनकी आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष बाद कितना, x + 3, तो ये रोहन की आयु है, और उनका गुणनफल और x + 29 उसकी माँ की आयु है, कितना हो जाता है बोल, 306, ठीक, नहीं 360, सॉरी 360, ठीक हो गया, 360 हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बोला पहले, इस x गुणा इस पूरे के साथ, इस x गुणा x + 29 के साथ, और फिर +3 का गुणा भी इस x + 29 के साथ, और = 360 हो गया। x गुणा x के साथ x² प्लस x गुणा 29 के साथ 29x प्लस 3 का गुणा x के साथ 3x प्लस 29 दिया होता है तुम्हारा 87 = 360, ठीक हो गया। अब इधर क्या बचा हमारा, x² प्लस 29 और 3 32x प्लस का 87 माइनस का 360 = 0, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, x² प्लस 32x, और ये क्या हो जाएगा, 360 में से अगर हम 87 को उठा देते हैं तो हमारे पास बचता है कितना, 273। जोड़ घटाएं तो आपको आते होंगे, बस हो गया आसानी के साथ, ये क्वेश्चन भी हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसका अंतिम जो पार्ट है, इसका जो चौथा जो पार्ट है, इसका चौथा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों हमसे, एक पार्ट देख लेता हूँ क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक, कोई ट्रेन है या रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी है, वो समान चाल से तय करी, एक नियत चाल से तय करी है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा दिख लेते हैं, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मान लेता हूँ कि माना अब रेलगाड़ी एक नियत चाल से चल रही है, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है बच्चों, x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और हमें ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय ले रही है वो 3 घंटे, यानी कि समय बराबर, पहले मैं आपको पहले बगल पर वो लिख देता हूँ, क्योंकि होता है चाल
बराबर दूरी बटे समय चूंकि। ठीक, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल नीचे आएगी समय ऊपर, दूरी बटे चाल। ठीक हो गया। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है बच्चों, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 480, दूरी कितनी है, दूरी है टोटल 480 किलोमीटर। ठीक, अब चाल क्या है इसमें, एक नियत चाल है x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, अब हम कम कितनी कर देते हैं इसमें, दूरी तो वही है बट हम कम कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, चाल में हम कमी कर रहे हैं, तो यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर हम प्रति आवर क्या करें, हम कम करें। चाल तो ये है, उसमें क्या करें और कम क्या करें, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब बराबर के इधर क्या हो गया, 0 हम लिख सकते हैं इक्वल टू, पर 0 नहीं है। ठीक, समय कितना ले लिया है, समय कह रहा है कि 3 घंटे ले लिया, यानी कि 3 मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो पहले मैं अगर आपको लिख दूँ तो 480 का गुणा होगा किसके, x माइनस 8 के साथ, फिर माइनस x का गुणा होगा हमारा 480 के साथ, बटे में गुणा होगा हमारा किसका, x इंटू एक्स माइनस 8 का, बराबर के इधर 3। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गुणा करो 480 का गुणा x के साथ, 480 x माइनस 480 का गुणा अगर मैं 8 के साथ करता हूँ तो मुझे प्राप्त कितना होगा, 480 का गुणा अगर मैं 8 के साथ करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा ये होगा 3840। ठीक हो गया। और अभी इसी प्रकार माइनस एक्स गुणा इसके साथ, ये हमारा 480 एक्स बटे में क्या हो गया, एक्स गुणा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब इसी के साथ आगे हम बढ़ें, क्वेश्चन में आपको लिखना चाहिए थोड़ा। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये धन का 480, ये ऋण का 480 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस का 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 3, और बटे मैं कुछ नहीं है तो 1 में मान लेता हूँ। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया तो ये 3 का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x के साथ, और ये बराबर ये हो जाएगा माइनस का इतना। ठीक हो गया। 3 का गुणा मैंने अंदर किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 8 दिया 24x, ये ऋण के तरह के धन का बराबर 0। तो कोई दिक्कत, आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया, कोई टफ था बिल्कुल भी नहीं। आई होप आपको ये प्रश्नावली भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से करें। इसी के साथ मिलते हैं प्रश्नावली 4.2 के साथ, तब के लिए बाय, धन्यवाद।